हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है और किसने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ऑल्दो अब तक की वीडियोस में हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके बारे में हमने मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे बेटा डिसीजंस थे, हमारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस थी, वहाँ पर हमने एप्लीकेबल किया। प्लस हमने ये भी देखा कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा और अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या नुकसान भी हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें फ्यूल ने जिस तरीके से अपने हिसाब से फाइंड आउट करी या आपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने के लिए, इसी तरीके से बेटा टेलर ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बेसिकली टेलर के प्रिंसिपल्स जो थे वो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस को देख के या जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसके बेसिस पे हमें बता रहे थे कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। लेकिन एज वेल एज साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने भी हमें बताया, जिसने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए। और ये प्रिंसिपल्स किसने दिए, दिस इज गिवन बाय द टेलर। टेलर ने हमें कुछ अनदर सिचुएशंस भी बताई। टेलर के प्रिंसिपल्स को भी एक बार हम पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि टेलर के प्रिंसिपल्स हमें क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में वो हमें हेल्प करेंगे। ऑल्दो बातें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स दिए जिसके बेसिस पे उसने बहुत सारी सिचुएशंस को बेटर करने की, बहुत सारी सिचुएशंस को समझने की और वहाँ पर साइंस एप्लीकेबल करने की हमें एक न्यू वे, एक नया तरीका सिखाया है। एक बार ज़रा देखते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले क्या कहता है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक बार साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ साइंस टू द मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ साइंस टू द मैनेजमेंट। It means conducting business activities according to standardized tools, methods, trained personnel in order to increase the output. It improves the quality and reduce the cost and wastages. बेसिकली क्या कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाई करता है दी एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू दी मैनेजमेंट। बेटा पहले हम क्या कर रहे थे, हम मैनेजमेंट की सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को समझ के उसके हिसाब से उसका डिसीजन दे रहे थे या उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे थे। लेकिन टेलर ने क्या बोला, टेलर ने उस सिचुएशन को देखा, समझा और कहा कि साइंस को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम साइंस को और मैनेजमेंट को दोनों को मर्ज कर देंगे। हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि साइंस किस तरीके से हमें हमारी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले एक और डेफिनेशन दी, जो टेलर ने डेफिनेशन दी बेसिकली क्या थी, एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स, प्लीज़ इसके एक एक वर्ड पे ध्यान देना। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Knowing exactly, ये जानना कि आपके एम्प्लॉयज आपसे क्या चाहते हैं। Knowing exactly what you want men to do, या आप अपने एम्प्लॉयज से क्या काम करवाना चाहते हैं, एंड ये देखना कि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखो बेटा, आपको पहले अपने एम्प्लॉयज को ये बताना होगा कि आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं, और फिर ये देखना कि वो उस काम को बेस्ट तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो बेस्ट तरीके से नहीं कर रहे, आप कॉस्ट को सेव नहीं कर रहे, चीपेस्ट वे में नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा ही नहीं हो रहा। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है तो उसका सिर्फ सिर्फ एक ही रीजन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में पैसा कमाना चाहती है, लेकिन उसका एक ही तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, कि जनरली अगर आप अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, अगर आप अपनी कॉस्ट को सेव करते हैं, तो कॉस्ट को सेव करने की वजह से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट सेव नहीं कर पाते तो प्रॉफिट इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, इसके कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या है बेटा, देखो टेलर क्या कहता है, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में इसने एक सिंपल बात बोली है। जो रूल ऑफ थंब था वो क्या कहता था बेटा, ठीक है, रूल ऑफ थंब ये कहता था कि किसी भी काम को अगर हम करना चाहते हैं तो हम बार 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 उस काम को करके देखते हैं। हो सकता है एक बार में हो जाएगा, हो सकता है 2 बार में हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा या 10 बार में हो जाएगा। लेकिन बेटा पॉइंट ये आता है, अगर आप एक काम को
10 बार में कर रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने मनी वेस्ट किया, आपने रिसोर्सेज वेस्ट किए, आपने टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट किया, रिसोर्सेज वेस्ट किए, ठीक है। जब आपने टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट किया, रिसोर्सेज वेस्ट किए, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई, ठीक है। और हम तो यहाँ पे कॉस्ट बचाने की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो कॉस्ट ज़्यादा लग गई। क्या कहता है, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। आप अगर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, गो थ्रू करते हैं, अच्छे से उसे समझते हैं और फिर उस काम को करने का एक बेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल जाते हैं, आपके वहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं आप वही पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम्स देते हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि पहले एक ऐसे टीचर से पढ़ लें, या आपका स्कूल ऐसा करता है कि पहले एक ऐसा टीचर को रख ले जो ठीक ठीक पढ़ा रहा है? हो सकता है किसी और थोड़े अच्छे टीचर को ले आओ, फिर थोड़े अच्छे टीचर को ले आओ, कभी ना कभी तो कोई ऐसा अच्छा टीचर ले आओ जिससे कि बच्चे के ज़्यादा नंबर आ जाए। नहीं, वो हमेशा एक बेस्ट टीचर फाइंड आउट करते हैं आपके लिए। सो दैट मीन्स अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो पहले उसका बेस्ट वे फाइंड आउट करो। जब आप उसका बेस्ट वे फाइंड आउट करते हो और फिर उसके बाद आप उस काम को करते हो ना बेटा, तो इन दैट सिचुएशन टेलर कहता है कि आप अपनी कॉस्ट, अपनी बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है, मतलब आपकी मनी, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, वो आप सेव करते हैं। देखो क्या कह रहा है, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एनालिसिस, मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब throughout the organization. Scientific management involves investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices and developing a standard method which should be followed throughout the organization. वो कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट इस चीज़ को समझती है, वो स्टडी करती है, ट्रेडिशनल मेथड्स को समझती है जो पुराने ज़माने से चले हुए आ रहे हैं, और उनको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और एक स्टैंडर्ड मेथड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। कहता है according to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into the box cars can be scientifically planned and managed. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम हो रहा है, अगर हम उसे साइंटिफिकली मैनेज करेंगे, उस काम को साइंटिफिकली करने की कोशिश करेंगे, तो एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्टेज कम हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेव हो जाएंगे, सॉरी। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली है इसने लास्ट में, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग। जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, होगा, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा मेरी कॉस्ट लगेगी। तो अगर सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है और मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी जो सेविंग्स है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है? देखो मैं इसे कैसे समझता हूँ, मैं इसे ऐसे समझता हूँ बेटा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। हार्मनी का मतलब भाईचारा, डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। टेलर कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट ना खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के फेवर में खड़े हो। वी शुड वर्क लाइक अ टीम रादर देन वर्क लाइक कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, टेलर एडवोकेटेड अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। अच्छा, उससे पहले मैंने एक लाइन मिस कर दी। टेलर emphasized that there should be complete harmony between the management and the worker. Both should realize each one is important. बेटा हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हमें दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट को, अगर यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं बेटा, अगर मैनेजमेंट को वर्कर्स की ज़रूरत है तो वर्कर्स को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से वर्कर नहीं चल रहा, वर्कर की वजह से सिर्फ मैनेजमेंट नहीं चल रही। अगर आपको आपके दोस्त की ज़रूरत है तो आपके दोस्त को भी आपकी ज़रूरत है। सिर्फ आप ये मत समझिए कि आपके दोस्त को सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आपको भी आपके दोस्त की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट को एक वर्कर की ज़रूरत है तो वर्कर को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है, यही तो भाईचारा है, यही तो समझना है बेटा हमें। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है बेटा इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी।
with the workers if any, and at the same time workers should work hard to be willing to embrace the change for the good of the company. कहता है अगर उन्हें कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो शेयर करें अपने वर्कर के साथ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वर्कर्स को भी ये बात समझनी है, वर्कर्स को भी ये बात समझनी है कि उन्हें भी अपना काम अच्छे तरीके से करना है, ईमानदारी से करना है. फिर कहता है इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट गोइंग ऑन स्ट्राइक. अगर आप दोनों भाईचारे से रहोगे बेटा तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे जाने की बात ही नहीं करेंगे. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, प्लीज जरा इसे अंडरलाइन कर लेना अपने पास. कहता है टू अचीव दिस स्टेट ही एडवोकेटेड पैटर्नलिस्टिक स्टाइल. 2 से 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर तो खैर क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्कर में या 3 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट विच इज फॉलोड इन जापानीज कंपनीज. कहता है बेटा पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट करता है एन एब्सोल्यूट डायरेक्टनेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर. Even if all workers go strike, they wear black badge to show their disapproval. However, at the same time, they work for more than the normal working hours to gain the sympathy of the management. Actually, ये paternalistic style जापानीज कंपनीज में होता है. वो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है, वो अपनी कोई डिमांड रखते हैं, लेट्स सपोज अपने ओनर के सामने, और उनका ओनर इस बात को नहीं मानता है, तो वो क्या करते हैं उस सिचुएशन में, वो उस सिचुएशन में सभी लोग या तो ब्लैक कपड़े या जो भी नॉर्मल उनकी ड्रेस होती है उसके साथ ब्लैक बैजेस लगाने लग जाते हैं और नॉर्मल वर्किंग आवर से एक्स्ट्रा टाइम काम करने लग जाते हैं टू गेन सम काइंड ऑफ सिंपथी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, ताकि वो उनकी बात को मान सके. लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात लगती है, हम अपनी इंडिया के अंदर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इंडिया में फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि ये वर्कर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, करने दो, जिस दिन 2 महीने पूरे हो जाए उस दिन निकाल दो, मतलब जो भी जब तक वो काम कर रहे हैं करवा लो, 1 महीना 2 महीने से 2 महीने पूरे हो जाए निकाल दो, हटा दो, और उसके बाद काम मत करो, फिर नए वर्कर्स ढूंढ लो. सो हम ऐसा मुझे नहीं लगता कि जनरली कोई इतनी कंपनीज के अंदर जो उनके ओनर्स होते हैं इतनी जल्दी उनको किसी के लिए सिंपैथी आ सकती है. आई डोंट थिंक सो. मे बी हो सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों भी, इट्स नॉट कि इट्स अबाउट एवरी इंडियन, बट येस एग्जैक्टली समटाइम्स दैट माइट बी पॉसिबल ऑल्सो. ओके, उसके बाद लास्ट में एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है बेटा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन. ये मेंटल रेवोल्यूशन क्या है सर? ये बहुत बार हमसे ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है. सर टीचर पूछ लेती है 3 नंबर में मेंटल रेवोल्यूशन लिख दो, सर हमें तो समझ ही नहीं आता. बेटा मेंटल रेवोल्यूशन कहता है इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट. ये ऊपर जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ये ऑलमोस्ट उसी के ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है. कहता है हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए. किसको? मैनेजमेंट को वर्कर को लेके और वर्कर को मैनेजमेंट को लेके, दोनों को अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना चाहिए. ठीक है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा बेटा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा. सुन रहे हो मेरी बात? फिर कहते हैं बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर एंड शुड कोऑपरेट विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को, ज़रूरत को समझे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें. फिर कहता है बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस. ऑब्वियसली दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए. मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स व्हाइल द वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट इंक्रीज्ड प्रॉफिट, and this attitude will bring prosperity in to both the company and to the workers. obviously ये prosperity provide करेगा किसको? कंपनी को और वर्कर को. तो आई होप आपको मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब समझ आ गया होगा. मेंटल रेवोल्यूशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आप ये समझ लीजिए मन की शांति है. मतलब जहाँ पर आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को समझ रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इवन इन पार्टनरशिप. जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, इसी तरीके से मेंटल रेवोल्यूशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं तो उनके साथ हमें मेंटल रेवोल्यूशन फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट पे आते हैं बेटा. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सर ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या है? मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, प्लीज़ उसके बेसिस पे जज करने की कोशिश करना, ट्राई करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश. ये फ़ोटो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, जो आपको फ़ोटो दिख रही है स्क्रीन पे क्या कह रही है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे. कॉपरेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मैंने किया या मैं करूँगा, मैं करता हूँ, ये काम मैंने किया है. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ये मैं बहुत बुरी होती है बेटा. ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है. और मैनेजमेंट के अंदर टेलर कहता है हमें कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए. क्या कहता है ज़रा एक बार समझते हैं.
टेलर के वर्ड्स में टेलर कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सर ये हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये पिछले वाले प्रिंसिपल जैसी बात नहीं कह रहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखो क्या कह रहा है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इससे पहले हमने पढ़ा था। अच्छा फिर कहता है कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। बेटा अगर हम घर में कोई गेम खेलते हैं अपने डैड के साथ या मदर के साथ या सिस्टर के साथ, तो एक ना कभी भी हमें एक कंपटीशन वाली भावना नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से वो कहता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि अब देखता हूँ मैं ये काम देता हूँ, अब करके दिखाओ कैसे काम पूरा करता है। और जो वर्कर्स हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये काम तो पूरा कर दिया, अगला काम दो, फिर देखो कैसे हम मैनेजमेंट को टाइम पे काम पूरा करके देते हैं या मैनेजमेंट को हम तंग करते हैं या हम काम खराब करके देते हैं। एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होना चाहिए बेटा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होना चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए। आई मीन बेसिकली एक कॉपरेशन होना चाहिए जहां पर एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, रादर देन वो ये सोचे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक कंपटीशन में है, कि हमें मैनेजमेंट के सामने ओनर के सामने मैनेजमेंट को छोटा दिखाना है, या मैनेजमेंट नहीं सोचे कि मुझे ओनर के सामने वर्कर्स को गलत साबित करना। दिस शुड नॉट बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. For this management should receive suggestion of the employees. वो कह रहा है उन्हें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए, उनका काम पूरा करवाने में, उनके टास्क पूरे करवाने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, रादर देन उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हमेशा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल हमें कहता है। लास्ट में एक और बात कहता है, दे शुड बी रिवॉर्डेड इज देयर एनी सजेशंस result if there are any suggestions which result in substantial reduction in cost of the organization। अगर बेसिकली वो कहता है कि यहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयज़ की बात सुननी चाहिए, उनको सजेशन देने के लिए बोलना चाहिए, और अगर कोई पर्सन हमें सजेशन देता है और उसका सजेशन हमें अच्छा लगता है तो एट द सेम टाइम हमें उसे रिवॉर्ड भी करना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, उसने कुछ अच्छा सोचा, एक नया आइडिया लेके आया और इससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो इसका बेनिफिट मुझे देने से एटलीस्ट उसे एक बिलोंगिंगनेस फील होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा सोचने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने ये भी बोला कि दे शुड अलाउ टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन वर्कर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। उनके साथ मिल के अपने डिसीजंस को लो, अपने डिसीजंस को अकेले नहीं लेना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर शुड डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग गोइंग ऑन स्ट्राइक। कहता है कि मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, लेकिन वर्कर्स को भी साथ ही साथ ये समझना चाहिए कि वो फिर अब स्ट्राइक पे जाने की ना सोचे। इफ़ दे आर वर्किंग लाइक अ फैमिली दे शुड वर्क लाइक अ फैमिली, रादर देन वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं एक छोटी सी चीज़ को लेकर। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लास्ट प्रिंसिपल कहता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, कहता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन पर्सोनल कॉम्पिटेंसीज। देखो बेटा एक बात याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब टॉप पे पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं पहुंचती, बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें वहाँ पहुँचने का उनके वर्कर्स का। ऑल्दो जनरली ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को वैल्यू नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ, इनफैक्ट बहुत बड़ा हाथ होता है उनके वर्कर्स का, क्योंकि वर्कर्स उस काम। आप एक बात बताओ, आज मेट्रो चल रही है, मेट्रो में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उन वर्कर्स का जिन्होंने उस मेट्रो को बनाया था। सो बेसिकली मेनली जो वर्कर्स होते हैं उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी उस काम को करने में। तो कहता है कि टू इंक्रीज एफिशिएंसी, बेसिकली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कहता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन पर्सोनल कॉम्पिटेंस। एक इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है ना वो किस पे डिपेंड करती है? उसके कॉम्पिटेंट पर्सोनल पे, मतलब जो केपेबल है उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। एफिशिएंसी ऑन वर्कर्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। To increase efficiency, each person should be scientifically selected. The work assigned should suit his physical, mental and intellectual capabilities. वो कहते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना साइंटिफिकली पर्सन सेलेक्ट करने चाहिए हमें उस काम को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए वो बेस्ट फिटेड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं
तो जनरली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे जा रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, अगर आप इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बट सम ऑफ दी क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सभी से पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज अगर मैं मान लूँ कि मैं इंजीनियर्स हायर कर रहा हूँ, तो जितने भी इंजीनियर्स आ रहे हैं सबसे मैं कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस ज़रूर पूछ रहा हूँ। क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उनका इंटरेस्ट चेक किया जाता है, उनका बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ किसके अंदर कितनी है, कौन पर्सन किस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। ये जज करने के लिए हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पर्सन किस काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड है। आप खुद सोचो ना, अगर एक पर्सन किसी काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड है और हम उसे वही काम देते हैं, क्या वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा? डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन जो उस काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है और हम उसे वो काम देते हैं, तो वो उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। जनरली जो मार्केटिंग पीपल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका काम क्या होता है? ऑर्डर्स क्रिएट करना कंपनी के लिए, मार्केटिंग करना कंपनी के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जनरली डील्स क्रैक करना, डील्स क्रिएट करना। अब बेसिकली ऐसी सिचुएशन में अगर उस पर्सन को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, क्या वो वैसा काम कर पाएगा जैसा वो वहाँ पर कर पा रहा था मार्केटिंग में? नहीं बेटा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में ऑब्वियसली अच्छा है, उसकी एफिशिएंसी उस काम को करने की, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन का काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो मार्केटिंग का काम करता है। ठीक है, फिर कहता है दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एज वेल एज टू लर्न द बेस्ट मेथड टू डू a job. Efficient employees would produce more and more. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both the company and the workers. कहते हैं कि जो हमने पर्सन साइंटिफिकली सेलेक्ट किए हैं, जो हमें लगता है उस काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड है, उसके बाद हमें उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, उनको बेस्ट वे, बेस्ट मेथड बताना चाहिए उस काम को करने का। और अगर वो उस काम को बेस्ट मेथड से करते हैं तो डेफिनेटली ये उन वर्कर्स के लिए भी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने 4 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सारी की सारी टेक्निक्स डिस्कस करूंगा टेलर की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन टेक्निक्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बेटा।